आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारा यूट्यूब चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट पर आपका स्वागत है। यह चैनल वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले मैट्रिक अर्थात 10th एग्ज़ाम्स में शामिल होने वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज लेकर आया है, जो हमारे एक्सपर्ट टीम द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इस पैकेज से आप घर पर बैठकर ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। जनरली तो ये कोर्स बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, किंतु सिलेबस सेम होने की वजह से सीबीएसई और आईसीएसई वाले छात्र भी इससे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं हूं कुमार सौरभ और मैं आपको इस चैनल पर इतिहास पढ़ाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और यह तीसरा है, जिसमें मैं आपको 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण पढ़ाऊंगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इससे पहले मैं आपको फ्रांस में राष्ट्रवाद और नेपोलियन के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था और वो काफ़ी अच्छी वीडियो थी। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डलवा दूंगा और आप उसे देख सकते हैं, ताकि आगे आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है और आपकी समझ भी विकसित हो सकती है। आइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 18th सेंचुरी में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो फ्रेंड्स, फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रीयता का उदय हुआ था और राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्माण सहित पूरी दुनिया पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। ब्रिटेन और फ्रांस पहले राज्य थे जहां राष्ट्रवाद उदित हुआ था। देखिए, 2 पॉइंट में मैंने इसे दर्शाया है, ये ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या हुआ था कि 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद, जो नेशनलिज्म थी, की एक लहर चली, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया था। फ्रेंड्स, वैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही दे चुका था। क्या होता है राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है, ठीक है। यह एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों एवं निष्ठा का चरम बिंदु होता है। इसका एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन भी मैं आपको दिया था। वो यह था कि राष्ट्रवाद एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों की एक समूह की मनस्थिति, अनुभव या भावना है, जो समान भाषा बोलते हों, जिनके पास एक ऐसा साहित्य हो जिसमें राष्ट्र की अभिलाषाएं अभिव्यक्त हो चुकी हो, जो समान परंपराओं, समान रीति रिवाजों से संबंध है, जो अपने वीर पुरुषों की गाथा गाते हों, कुछ स्थितियों में समान धर्म वाले हों। तो ऐसी स्थिति को राष्ट्रवाद कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में राष्ट्रवाद की जो लहर चली थी, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया था, जर्मनी, इटली, रोमानिया इत्यादि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने, जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी, ठीक है। मतलब ये सारे देश ये जितने भी देश थे, उनमें कुछ कुछ ऐसा था जो मिलता जुलता था, कॉमन था, ठीक है। यूनान, पोलैंड, बुल्गारिया आदि स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था, किंतु 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ था। अब फ्रेंड्स, पुनर्जागरण का भी मैंने जहाँ तक हमें याद है कि आपको बता चुका था कि यह इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या होता है, फिर से जागना। 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक व धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए, उसे ही पुनर्जागरण कहा जाता था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आ गई, ठीक है। लोग जाग गए थे। पहले के जो राजा होते थे, वो क्या कहते थे लोगों से कि मुझे भगवान ने भेजा है कि मैं आपको शिक्षित करूं, आप पे राज करूं, ठीक है। तो इससे लोगों की नींद खुली कि भाई भगवान इन्हें ही क्यों चुना, ठीक है। यह आंदोलन केवल पुराने ज्ञान के उद्धार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत नवीन प्रयोग हुए, नए संसाधन हुए, ज्ञान प्राप्ति के नए नए तरीके खोजे गए। इसने परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया, ठीक है। तो ये था पुनर्जागरण, लोगों को शिक्षित करने वाला। लोग जाग गए और 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी,
इटली, स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम उन्हें देखते हैं। आज स्विट्जरलैंड हर एक क्षेत्र में नंबर 1 रहता है, लेकिन उस समय नहीं था 18वीं सदी में। ठीक है, यह उसके सशक्त, क्या बोल सकते हैं उसको, उसके संघर्षों का परिणाम है। 18वीं सदी के मध्य जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाहियों, डचों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। यह बहुत ही निरंकुश होते थे। ठीक है, मतलब कहा जाता था कि जो ऑटोक्रेसी का डेफिनेशन होते थे ये राजशाह होते थे। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में, आप देख सकते हैं जो लेक्चर 2 है उसमें जो लुइस 14, 15, 16 ये सब के बारे में बोला जाता है कि ये क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी का डेफिनेशन थे, निरंकुशवाद का डेफिनेशन थे। इनसे ज़्यादा निरंकुश हो ही नहीं सकता है। इसी प्रकार जो पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे, वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार भी नहीं मानते थे। ठीक, वो बोलते थे भैया हमें इससे क्या लेना देना है। ऐसी स्थिति राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाली नहीं थी। अब जहाँ आप एक देश में रह रहे हैं, वहाँ मान लीजिए कि जैसे अपने देश भारत में ले लें, भैया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये बौद्ध है, ये सिख है, लेकिन अगर जो देखा जाए तो सबका राष्ट्रीयता तो एक ही है ना, भारत। ठीक है, अगर जो ये ऐसे देखने लगे तब तो धर्म के आधार पर देश बंट जाती। यही चीज़ वहाँ पे था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति निष्ठा ही थी फ्रेंड्स। ठीक है, अगर जो सम्राट के प्रति निष्ठा नहीं होती तो ये एक सूत्र में नहीं बनते। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। लुइस 14, 15, 16 अभी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, और इसकी डिटेल जाननी हो तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा दिया गया था समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। इसने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया था। मतलब फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक कानून पास किया गया था और उस कानून में सभी को समान अधिकार देने की वकालत की गई थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी आते आते परिणाम युगांतकारी सिद्ध हुए। नेपोलियन की संहिता, इसे भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसे 1804 में लागू किया गया था। इसने जन्म आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया था, अर्थात अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसे न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। ठीक है, अब देखिए 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नेपोलियन के आक्रमणों ने युद्ध में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन में नेपोलियन ने ही नवयुग का संदेश पहुंचाया। नेपोलियन के आक्रमण से इटली और जर्मनी में एक नया अध्याय ही आरंभ हो चुका था। उसने समस्त देशों में एक संगठित एवं एक रूप शासन स्थापित किया। इससे वहाँ राष्ट्रीयता का विचार भी उत्पन्न हुआ। इसी राष्ट्रीयता की भावना ने जर्मनी, इटली को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति की सीमा से बाहर निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूप प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। खैर, इसके बारे में मैं आपसे आगे के स्लाइड में चर्चा करूँगा। ठीक है, जब भी अगला लेक्चर आएगा। अब आइए, अब क्या है कि देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं भी लेक्चर के माध्यम से भी आपको बता चुका हूँ कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में स्वायत्त अर्धस्वायत्त यूनिट्स में बटे हुए थे। वे तब राजशाहियों, डचों एवं कैंटोनों में बटे थे। ठीक है, अब देखिए इनकी भाषा संस्कृति भी अलग अलग थी। अब देखिए, इस साम्राज्य में एलेप्स के टिरोल थे, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के लोग कुलीन वर्ग के होते थे। जर्मन भाषा अधिक प्रयोग में आता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया प्रांत भी सम्मिलित थे। इतालवी भाषा बहुतायत बोली जाती थी। फ्रेंड्स, जो स्लाइड पे दिया हुआ है इसे आप याद कर ले, चूँकि ये क्या है कि आपके क्वेश्चन आंसर में जो है फैक्ट है, ये आपको काफ़ी काम आएगा। ठीक है, हंगरी की जो 50% जनसंख्या थी वो मग्यार भाषा बोलती थी, जबकि बाकी लोग अन्य भाषा को यूज करते थे। गालिसिया के कुलीन वर्ग में पोलिश भाषा प्रचलित थी। ये मेरा इस तरीके से देने का माध्यम यही है कि आपका जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और एक फैक्ट, आपको एक मतलब ग्लिम्स है ये, बाकी तो मैं लेक्चर के माध्यम से आपको समझा ही दूंगा। ये देखिए, ये हैब्सबर्ग एम्पायर था। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये जर्मनी, ठीक है, ये बोहेमिया जिसका अभी मैंने जिक्र किया, यहाँ पोलैंड था, किंगडम ऑफ गैलिशिया थी, रोमानिया था, अभी मैं आपको रोमानीवाद भी पढ़ाने वाला हूँ, ये सर्बिया था, बुल्गारिया, देख रहे हैं सब अलग अलग बटा हुआ है, लेकिन सभी का
ये क्या था कि सम्राट से जो निष्ठा थी उसके प्रति ही मतलब कि ये एकजुट थे, अन्यथा इनकी सब कुछ अलग अलग थी। ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ कॉमन रही होगी लेकिन सब कुछ ये डिफरेंट थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, इन समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के अंदर काफ़ी संख्या में कृषि कार्य करने वाले समुदाय अधीन अवस्था में रहते थे, अर्थात वो सामंतों के अधीन होते थे, उनके खेतों पे काम करते थे। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, जो नॉर्थ क्षेत्र था उसमें स्लोवाक रहते थे या बोहेमियाई रहते थे, जो कार्नियोला क्षेत्र था उसमें स्लोवेंस रहते थे, जो साउथ का क्षेत्र था उसमें क्रोएट रहते थे, और पूर्व में ट्रांसिल्वेनिया में निवास करने वाले रोमन लोग रहते थे। ठीक है, इन विभिन्न तरह के समूहों को आपस में एक सूत्र बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति निष्ठा ही थी। जैसे आप मैप देख सकते हैं, उसमें क्लियर दिख रहा है। मैप देने का मेरा यही माध्यम था कि जो मैंने ये पॉइंट्स दी है वो मैप में आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या सहायक तत्व था। देखिए, राष्ट्रवाद के विकास में जनरली क्या था, कुलीन वर्ग होते थे उस समय। कुलीन वर्ग का क्या था, ये मतलब कि जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, बहुत सारे ज़मीन होते थे, ऊंचे ऊंचे लोग रहते थे, तो इन्हें वोट देने का भी अधिकार था। तो ये क्या थे, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से यूरोपियन महाद्वीप का प्रभुत्वशाली समुदाय था। जर्मनी का अधिकांश भाग इनके नियंत्रण में था। इनके कारण ये छोटे किसानों, भूदासों एवं काश्तकारों से खेती करवाते थे। ठीक है, बड़ी बड़ी जागीरों के मालिक और विशिष्ट जीवन शैली इनकी होती थी। इन्हें पता ही नहीं होता था कि समस्या भी कोई चीज़ होती है। ठीक, इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा ही फ्रेंच थी, ध्यान देंगे, ये फ्रेंच थी भाषा। एक्चुअली में 18वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अनेक तत्वों ने योगदान दिया। इस समय कुलीन वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत ही प्रभावशाली थे। जमीन का जो अधिकांश भाग होता था इनके नियंत्रण में होता था, क्योंकि इनके पास पैसे थे, पावर था। इस पर कुलीन छोटे छोटे किसानों जो होते थे, भूदासों होते थे, काश्तकारों होते थे, इनसे ये खेती करवाते थे। ठीक है, कुलीन स्वयं शहरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे और अपने मातहतों से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करवाते थे। पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नेपोलियन के बारे में दिया था, कि जैसे जो लुइस 16 था वो क्या था, उसका जितना डिसीजन होता था, वो चाहता तो था रिफॉर्म लाने के लिए, लेकिन वो बोल्ड रिफॉर्मर कभी भी साबित नहीं हो सका। इसके पीछे वजह यह था कि उसने कभी जनता के बीच जाना उचित समझा ही नहीं। थोड़ा सा पेरिस से दूर एक वर्साय की शीश महल थी, जो एक बहुत ही भव्य महल थी, और वो और उसकी रानी अंतवानेत, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, वो रहते थे। हालांकि उसकी रानी जो थी उसे सलाह देती थी, मतलब उसके सलाह के बाद भी जो भी उसको डिसीजन लेता था, उसको सलाह मान को हमेशा गड़बड़ साबित हो जाती थी, वो फेल हो जाता था। आपने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। वो क्या करता था, रिफॉर्म लाने की कोशिश तो करता था, डिसीजन अच्छा लेता था, लेकिन चूंकि वो फ्लोर तक पहुंच नहीं पाता था और वो फेल कर जाता था। और ये सब का मतलब कि अल्टीमेट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, जो छोटे लोग होते हैं, किसान होते हैं, बुर्जुआ लोग होते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक नया वर्ग भी जन्म लिया था, बुर्जुआ वर्ग। ये क्या होते थे, ये एक्चुअली में मध्यम वर्ग के लोग होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, टीचर, ये सारे लोग होते थे। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह जो वर्ग था, ये कुलीन वर्ग बहुत ही छोटा था। अधिक संख्या किसानों की थी, ठीक है, लेकिन कुलीन वर्ग का प्रभाव बहुत अधिक था, और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे। और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे, तो ये वैवाहिक संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कुलीन वर्ग। देखिए, कुलीन वर्ग के अतिरिक्त एक मध्यम वर्ग भी इस समस्या में प्रभावशाली था। 18वीं से 19वीं शताब्दियों में जब औद्योगिकरण का प्रभाव व्यापार वाणिज्य के विकास पर पड़ा, तो औद्योगिक उत्पादन, नगरों का विकास, बाजारों के विस्तार और व्यापार बढ़ी। जैसे पहले क्या होता था, जैसे जैसे मशीन का निर्माण हुआ तो उत्पादन ज़्यादा होने लगा, और जब उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो व्यापार भी ज़्यादा होने लगा। पहले लोग जितना भी थे वो हैंडमेड देते थे। तो जैसे आपको कोई मान लिया कि कोई चटाई आपको बोला गया कि इसको वीव कीजिए, बुनिए, तो आप अगर जो अकेले 3-4 लोग बुन रहे हैं तो मान लिया 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बहुत मेहनत किए तो लगा, लेकिन मशीन के द्वारा घंटों में तैयार हो जाती थी। ठीक है, नई आर्थिक व्यवस्था में नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। ऐसे वर्गों में प्रमुख थे श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, मध्यम वर्ग का दायरा बहुत बड़ा था, आज भी है। सबसे बड़ा एक चीवर ग्रुप कौन होता है, मध्यम वर्ग। ना तो इसके पास खोने के लिए कुछ है, इसके पास पाने के लिए सब कुछ है। यदि मेहनत ना करे तो इसकी स्थिति खत्म, मेहनत करे तो ये बहुत कुछ पा सकता है। देखिए, इस वर्ग के अंतर्गत आते थे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे, कैपिटलिस्ट होते थे जिसको पूंजीपति बोला जाता है, बिजनेसमैन होते थे, जो सर्विस होल्डर होते थे, नौकरी पेशा लोग होते थे, ये सारे लोग होते थे। कुलीन वर्ग का विशेषाधिकार की समाप्ति के बाद
सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह मध्यम वर्ग ही बना, क्योंकि इसके पास शिक्षा थी, नॉलेज था, ये सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। ठीक है, शिक्षित होने के कारण इस वर्ग में राष्ट्रवादी होने की भावना अधिक हुई। फ्रांस की क्रांति और आगे की क्रांतियों में भी मध्यम वर्ग, जिसको बुर्जुआ वर्ग भी कहा जाता था, की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। आइए आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए मध्यम वर्ग 18वीं शताब्दी में यूरोप में कुलीन वर्ग के अलावा मध्यम वर्ग भी धीरे धीरे प्रभावशाली बनकर उभरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये देखिए, इसमें एक स्लाइड के माध्यम से बताऊं, उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग, निम्न वर्ग, इसमें कृषक वर्ग भी थे। इसमें क्या था, ये वर्चस्व वाला समुदाय होता था, यह निम्न वर्ग होता था। जमींदार था, ढेर सारे खेतों का स्वामी होता था। ये जमीनहीन होते थे, किराए पे जमीन लेकर खेती करते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। ये सर्वाधिकार संपन्न होते थे, इनके पास उतना अधिकार होता नहीं था या नहीं होता था। इनकी जनसंख्या कम थी, सारे महत्वपूर्ण अधिकारों से ये वंचित होते थे। इनकी जनसंख्या, यद्यपि इनकी जनसंख्या कम थी, तथापि ये सारे अधिकारों से मतलब कि परिपूर्ण होते थे। ये डिसीजन मेकर होते थे, अर्थात यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। यहाँ डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल था। अब देखिए, 18वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी वृद्धि की और उपनिवेशों के अधिग्रहण हेतु राष्ट्र राज्यों को एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ा। अब जैसे क्या होता है, जैसे आप अपने घर में हैं, ठीक है, एक मतलब कि सदस्य आपके घर में अच्छी बिजनेस कर रहा है, तो आप में भी प्रतिस्पर्धा जगेगा कि भाई हम भी शुरू करें। ठीक है, और एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगी रहती थी। तो ऐसा ही होता था। और इस होड़ में क्या होता है, अगर जो आप देखिए, आप अगर जो सही तरीके से चले, सही रास्ते पे चले, तब तो ठीक है, लेकिन इसमें लोगों में स्वार्थ हो जाता है, खुद बढ़े या ना बढ़े सामने वालों को गिरा दे, और इसका अल्टीमेट परिणाम क्या होता है, लड़ाई, संघर्ष। ठीक है, इसमें जान जाएंगी। अरे भैया, आप जिंदा रहोगे तब तो वो ज़मीन बचाओगे। जितने भी संघर्ष हुए हैं पहले क्या होते थे, ये हमारी ज़मीन है, ये मैं आपका ज़मीन हड़प लूँगा, और उसमें क्या होते थे, बहुत सारे लोगों की जान हो जाती थी। पता चला कोई उस ज़मीन का मतलब कि यूज ही नहीं कर पाया। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि मेरा ऐसा मानना था कि ये सब बेकार की चीज़ें थी, लोग सब बढ़े। ठीक है, सबका साथ सबका विकास अभी नारा भी है हमारा। औद्योगिकरण के कारण बड़ी मात्रा में उत्पादन, नगरों का तीव्र विकास हुआ। ठीक है, बाजारों के विस्तार से व्यापारी वर्ग का प्रभाव पड़ा, नए आर्थिक व्यवस्था में नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। और ये कौन थे, जो मध्यम वर्ग थे, बुर्जुआ थे, श्रमिक वर्ग, लेबर जो थे। ठीक है, मध्यम वर्ग में कौन कौन आते थे, उद्योगपति आते थे, व्यापारी आते थे, पूंजीपति, नौकरी पेशा यानी एजुकेटेड वर्ग। कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति के उपरांत ये प्रभावशाली वर्ग मध्यम वर्ग ही बन गए थे। अब आइए, एक टॉपिक है हमारा रूमानीवाद। यह क्या है, देखिए रूमानीवाद क्या होता है कि इसके तहत राष्ट्रवाद की भावना के विकास हेतु संस्कृति का सहारा लिया। ठीक है, जैसे आप हिंदू हैं तो आपकी संस्कृति का सहारा लिया, आपको मुस्लिम है तो मुस्लिम की संस्कृति का सहारा लिया। ठीक है, यह एक मतलब सांस्कृतिक आंदोलन बनकर उभर चुका था, जिससे विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ। ठीक है, रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था, इससे एक विशिष्ट प्रकार के राष्ट्रवाद का प्रचार हुआ। यह था कला, साहित्य, संगीत के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रकट करने का भी प्रयास किया गया। चूँकि ये पांडित्यपंथी नहीं थे, ये उन लोगों की भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर अधिक जोर देते थे। सामूहिक विरासत और संस्कृति को राष्ट्र का आधार बनाने की एक कोशिश करते थे। ये लोक गाथाओं, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है रामायण, महाभारत, भाषा, संगीत का सहारा लेकर जर्मनी और पोलैंड में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। देखिए, रूमानीवाद से ध्यान रखेंगे, जर्मनी और पोलैंड में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। बहुत सारा पॉइंट्स मैं नहीं लिखा हूँ, तो मेरे लेक्चर के माध्यम से आप नोट करेंगे। और मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि आप अपने सामने जो भी आपका टेक्स्ट बुक हो, NCERT हो या भारती भवन हो, वो सामने रखेंगे और आप पढ़ते चलेंगे, ताकि आपका क्वेश्चन आंसर भी साथ में प्रिपेयर होता चले। देखिए, चित्रकला में नारी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, जिसको नारीवाद भी कहा गया। जैसे फ्रांस में मैरियन था, ठीक है, जर्मनी में जर्मेनिया थी। तो ये था रूमानीवाद। अब आइए, राजनीतिक रूप से उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। अब एक बात बताइए आप फ्रेंड्स, एक सेकेंड, यदि आप मध्य 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे को देखें, ठीक है, यदि आपके पास नक्शा हो तो देख सकते हैं, तो ऐसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड को देखते हैं। आपको बता चुके थे कि उस समय क्या थे, डच थे, कैंटन्स थे, राजशाही था। तो राजनीतिक रूप से क्या हुआ कि एक उदारवाद, एक ऐसी सरकार पर जोर दिया गया
जो आपसी सहमति से बने थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासक, कुलीनों, पादरी वर्ग विशेषाधिकारियों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष लिया गया। ठीक है, इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवादियों ने बोला कि जो निरंकुश राजशाही हो, कुलीन और पादरी वर्ग का जो प्रभुत्व हो, उसको खत्म करें। उदारवादी निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संविधान और प्रतिनिधि वाले सरकार यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की स्थापना दी है, की व्यवस्था की जाए। निजी संपत्ति की सुरक्षा का भी अधिकार की मांग किया करते थे। इसी के तहत फ्रांस में न सिर्फ धनी व्यक्ति को ही मताधिकार का अधिकार दिया गया था, क्योंकि उस समय तक महिलाओं को अधिकार से वंचित रखा गया था। महिलाएं मत नहीं दे सकती थी। और सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो भले ही समानता पर उदारवादियों ने बल दिया, किंतु व्यवहार में इसे लागू नहीं किया गया था। इसलिए 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में जो लेडीज सहित सभी वयस्कों के लिए मताधिकारों को मांग को लेकर एक आंदोलन हुआ और उदारवादी राष्ट्रवादियों ने इसी के तहत प्रेस की आज़ादी का भी मुद्दा उठाया था। तो उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता था, कानून के समक्ष समता था, सरकार में विश्वास था, बाजार की स्वतंत्रता थी। ये देखिए स्लाइड में दे चुका हूँ, सॉरी। फिर आया आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद क्या था? आर्थिक उदारवाद ये था कि इसकी विशेषता मुक्त प्रतिस्पर्धा थी। इसमें स्वविनियमित बाजार, कोई राजकीय हस्तक्षेप नहीं, वैश्वीकरण समझते हैं ना, जिसमें कोई बाउंड्री नहीं हो, मतलब सारा विश्व एक बिना बाउंड्री का हो, बिना सीमा रेखा का हो, ताकि आसानी से आवागमन हो सके और व्यापार किया जा सके, सारे देश में एक दूसरे का माल बेचा जा सके। तो ये आर्थिक उदारवाद था। उदारवादियों ने व्यापारिक नीतियों को बहुत ही आसान बनाने के लिए शाही एकाधिकार व्यापार हेतु अन्य बाधाओं को खत्म करने की भी वकालत की थी। और इसके तहत क्या हुआ था, देखिए नेक्स्ट वाले उसमें दिखाता हूँ। इसमें जर्मन महासंघ की स्थापना की गई थी और ये क्या था कि इसकी स्थापना नेपोलियन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक जोल्वेराइन संघ की स्थापना की गई थी। अब ये देखिए जोल्वेराइन क्या होता है। जोल्वेराइन या जर्मन सीमा शुल्क संघ जर्मन राज्यों, उनके क्षेत्रों के भीतर टैरिफ और आर्थिक नीतियों का प्रबंधन करने के गठन का एक गठबंधन था। 1833 में जोल्वेरिन संधि द्वारा आयोजित जोल्वेरिन औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1834 को शुरू हुआ, किंतु इसकी नींव 1818 से जर्मन राज्यों के बीच विभिन्न कस्टम यूनियनों के निर्माण के साथ ही विकसित हो गई थी। 1866 तक जोल्वेरिन में अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो चुके थे। जोल्वेरिन की नींव इतिहास में पहला उदाहरण था जिसमें स्वतंत्र राज्यों ने राजनीतिक संघ या संघ के साथ साथ सृजन के बिना पूर्ण आर्थिक संघ को ही समाप्त कर दिया था। प्रसंस्करण शुल्क संघ के निर्माण के पीछे प्राथमिक चालक था। ऑस्ट्रिया, क्योंकि इससे अत्यधिक संरचित उद्योग और इसलिए भी क्योंकि राजकुमार वॉन मेटरनिक विचारधारा के खिलाफ था, उसे जोल्वेरिन से बाहर ही रखा गया था। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया कि जोल्वेरिन क्या थी। ये जर्मन सीमा शुल्क संघ जर्मन राज्यों के क्षेत्र के भीतर टैरिफ और आर्थिक नीतियों का प्रबंधन करने का एक गठन था। जोल्वेराइन एक शुल्क संघ था। इसकी स्थापना परसा ने की थी। ध्यान दीजिएगा, जोल्वेराइन शुल्क संघ की स्थापना किसने की थी? तो परसा ने की थी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जोल्वेरिन एक औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1834 को आया था। अब आइए एक आपको बता दें फ्रेडरिक के बारे में। इसके तहत प्रचलित मुद्रा की संख्या सिर्फ 2 तक सीमित कर दी गई थी। जोल्वेरिन पहले क्या था, ये मुद्रा जोल्वेरिन स्थापित होने से पहले 39 से ज़्यादा थी, बाद में इसे 2 तक सीमित कर दिया गया। उसके बाद आया रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है? कंजर्वेटिज्म। 1815 के उपरांत नवीन रूढ़िवाद एवं वियना कांग्रेस। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों तथा रिवाजों पर जोर देता है एवं तेज बदलाव के स्थान पर यह स्लोली विकास की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। यह है ये। अब आइए फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ा वियना कांग्रेस के बारे में चर्चा करता हूँ कि वियना कांग्रेस क्या था। एक्चुअली में वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। ठीक है, जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई नेता मेटरनिख ने की थी। ध्यान देंगे मेटरनिख कहाँ का था? तो ऑस्ट्रिया का था, लिख भी लेंगे इसे। इसमें कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्रांसीसी क्रांतिकारी युद्ध, नेपोलियन युद्ध और जो रोमन साम्राज्य के विघटन से उत्पन्न होने वाले जो कई मुद्दे थे उसकी उन समस्याओं को हल करने पे इस पे मंथन किया गया। नेपोलियन को वाटरलू की पराजय के पश्चात, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में, जिसमें नेपोलियन की पराजय हो गई थी। सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित कर दिया गया था।
उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यूरोप के जितने भी विजयी राष्ट्र थे, जो मित्र शक्ति हराया था उसको, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कौन कौन था, 1815 में एकत्रित हुए। उनका उद्देश्य था कि यूरोप के उस मानचित्र को फिर से व्यवस्थित किया जाए जिसे नेपोलियन ने अपने युद्धों और विजयों से मतलब उलट पुलट कर दिया था। वस्तुतः ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने नेपोलियन के विरुद्ध मोर्चा बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उसकी पहल पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही इसे बुलाई गई, चूँकि वो क्या बोल सकते हैं, एक प्रमुख व्यक्ति बन चुका था उस समय। अब आइए, इस वियना कांग्रेस के सिद्धांत क्या थे। देखिए, एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस सम्मेलन में यूरोप के कई छोटे छोटे देश शामिल हुए, किंतु नीति निर्माण जो कर रहे थे वो 4 ही देश कर रहे थे। वो थे ऑस्ट्रिया के मेटरनिक, जो वहाँ का चांसलर भी था, रूस का एलेक्जेंडर, रूस के शासक को जार उस समय कहा जाता था, ध्यान कर देंगे। इंग्लैंड का विदेश मंत्री उस समय था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसलरे नाम था इसका। और विदेश मंत्री तेलरा था फ्रांस का, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अब आइए, वियना कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे बताएं मैं। तो वियना कांग्रेस के उद्देश्य थे, इस मतलब कि ये क्या बोलते हैं, शक्ति के संतुलन के सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करता था। स्लाइड में दिया हुआ है, आप लिख भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे। यह वैधता के सिद्धांत को प्रस्तुत करता था। पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत, देखिए पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत ये होता था कि सिद्धांत के अनुसार जिन देशों को नेपोलियन ने नष्ट किया था, जिन्होंने उसके खिलाफ संघर्ष किया, उसकी क्षतिपूर्ति करना, उसे पुरस्कृत करना स्वीकार किया गया, यानी कैरेट और स्टिक पॉलिसी लाया गया। ठीक है, सही को सही और गलत को गलत। जिन देशों ने नेपोलियन का साथ दिया उसे दंड दिया गया। फ्रांस के विरुद्ध सीमांत राज्यों को शक्तिशाली बनाना इसका चौथा सिद्धांत। फ्रांस के विरुद्ध सीमांत राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाए ताकि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को भंग नहीं कर सके। तो उक्त सिद्धांतों ने अतिरिक्त इसके अन्य सिद्धांत भी थे। शांति समझौता को बरकरार रखने के लिए इसके पीछे भी एक शक्ति होनी चाहिए थी। तो फलतः इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस, पर्सा ने एक चतुसूत्रीय संधि की स्थापना की। इस सिद्धांत को फलस्वरूप यूरोपीय व्यवस्था की उत्पत्ति हो चुकी थी। आप देख लेंगे स्लाइड में। अब देखिए, वियना कांग्रेस के कार्य क्या थे। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है कि इसके कार्य थे कि इसमें नई प्रादेशिक व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्य में वृद्धि की गई, उसके माल्टा, एलिगेंडो आदि द्वीप मिले तथा फ्रांस को टोबेगो, मॉरिशस तथा सेंट लूसिया के द्वीप तथा स्पेन से ट्रिनिडाद क्षेत्रों की प्राप्ति हो गई। ठीक है, फ्रांस की सीमाएं वही निश्चित की गई जो क्रांति से पूर्व थी। क्रांति के काल के बाद भी सभी फ्रांस से छीन लिए गए थे और जो युद्ध हुआ था उससे हजारों के 70 करोड़ फ्रैंक, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट उस समय हुआ करता था, कि राशि की मांग की गई थी। फ्रांस के सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली राष्ट्रों का निर्माण किया गया ताकि भविष्य में फ्रांस महाद्वीप की शांति को भंग न कर सके। इसके पीछे यही उद्देश्य थी। और इसका एक सबसे घटिया मतलब जो लगा कि फ्रांस के राज सिंहासन फिर से बुर्बो, जो लुई होते थे 14, 15, 16, पिछले लेक्चर में मैं आपसे क्या बताया कि पहले क्या थे, राजशाही थी। मान लिया कि यहाँ था, यहाँ राजशाही था। ठीक है, अब इस राजशाही के बाद क्या हुआ, लोग गणतंत्र की मांग किए। ठीक है भैया, गणतंत्र होगा। और नेपोलियन के आने के बाद फिर से ये कहाँ पहुँच गया, राजशाही, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या हुआ, मतलब कि जो वियना कांग्रेस में जो बुर्बो वंश था उसको रीस्टोर कर दिया गया, रीइंस्टेट कर दिया गया। यानी जो वहाँ चला यूरोप में वो 360 डिग्री साम्राज्य चला, मैंने जहाँ से शुरू हुआ था वहीं से अंत हो गया। तो ये थी। अब आइए, जर्मनी में नेपोलियन से पूर्व रोमन साम्राज्य मौजूद था। नेपोलियन उसे समाप्त कर राइन संघ का गठन किया। एक ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि राइन संघ का गठन नेपोलियन ने किया था और वहाँ राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। वियना कांग्रेस इस राष्ट्रीयता के प्रसार को रोकने के लिए मतलब कि कटिबद्ध थी, अतः वहाँ एक ढीला ढाला संघ बनाया गया जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस बना। ऑस्ट्रिया को इटली में वेनेशिया तथा लोम्बार्डी के प्रदेश दिए गए। क्वेश्चन है ये भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को कौन कौन से प्रदेश दिए गए, तो इटली में वेनेशिया और लोम्बार्डी। पोलैंड से दक्षिण वलेशिया भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो नेपोलियन के समय ऑस्ट्रिया को जो हानि हुई थी, जो शक्ति खोई थी, उसे प्राप्त कर लिया। इटली को अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त कर दिया गया। कंसिक्वेंटली मेटरनिक के शब्दों में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह गया था। इस प्रकार इटली पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव भी स्थापित हो चुका था वियना कांग्रेस के बाद। और इसमें दास प्रथा का विरोध किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया। कांग्रेस ने शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया जिसे कंसर्ट ऑफ यूरोप नाम दिया गया। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कंसर्ट ऑफ यूरोप पढ़ना है आपको। ठीक है, यूरोपीय कंसर्ट। तो ये क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था था
इसलिए बनाया गया कि इसे वियना कांग्रेस में शांति बनाए रखने के लिए इसे बनाया था। एक अंतर्राष्ट्रीय संविधान निर्मित किया गया, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया गया। इसके द्वारा नदी जहाज का आवागमन, समुद्रों का उपयोग, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक व्यवहार के मुद्दों को मतलब व्याख्यात किया गया। तो ये था वियना कांग्रेस। ठीक है, अब आइए यूरोपीय कंसर्ट, जैसा कि मैं आपको बताया, पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ क्या किया गया कि शांति समझौते के लिए एक बनाया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संविधान का निर्माण किया गया। ये देख लीजिएगा, यूरोपीय कंसर्ट क्या था। पवित्र संघ की स्थापना ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा चतुराष्ट्र मैत्री योजना प्रस्तुत की गई थी। इसका मूल उद्देश्य यूरोप में क्रांति व्यवस्था बनाए रखना था। मेटरनिख व्यवस्था क्या था फ्रेंड्स? मेटरनिख चूंकि घोर प्रतिक्रियावादी विचारधारा का समर्थक था, उसकी सारी नीति का सूत्रवाद था, भैया शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो, जैसा है वैसे रहने दो, जब तक जिए हम सुख से जिए। उसने अपनी प्रतिक्रियावादी नीति को अंजाम देने के लिए जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया उसे ही मेटरनिख व्यवस्था कहा गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य यूरोप में संतुलन कायम करना था। हालांकि ये व्यवस्था का उद्देश्य तो था यूरोप में संतुलन कायम करना, लेकिन जैसा कि आपको दिख ही रहा है क्या था, वह संतुलन से फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों ने भंग कर दिया था। और जो 1815 से 1848 का काल था उसे मेटरनिख युग कहा जाता था। मेटरनिख ने कालसवाद घोषणा द्वारा उदारवाद के प्रचार पे रोक लगाया था। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में आप रेट करें, रिव्यू करें। कोई भी क्यूरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं आपसे एक अर्नेस्ट अर्ज करना चाहता हूँ कि जिनके पास पढ़ने की कोई साधन नहीं है, फाइनेंशियली बिल्कुल ही वीक है, गांव देहात में लोग रहते हैं, तो उनके तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी बढ़ें, क्योंकि जब सभी सबल बनेंगे तभी एक सबल देश का निर्माण होगा। ठीक है, सब पढ़े सब बढ़ें। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।